अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, बदअमनी, ट्रांसपोर्ट का नाकिस निज़ाम, बेरोज़गारी, पानी और सेहत की सहूलतों का फुकदान और लिसानी बुनियादों पर तकसीम, इन तमाम मसाइल से घिरा शहर कराची मुल्क का मुआशी हब कहलाता है। 2013 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ने कराची के अमन व अमान को तो काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया, मगर इंतज़ामी मसाइल जो हैं ये आज भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब से उन्होंने हलफ उठाया, वज़ीर-ए-आज़म बने, तकरीबन 1 महीने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कराची का 1 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उन्हें कराची के मसाइल और जो जारी मंसूबे हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई। उनकी MQM के वफ़द से भी मुलाकात हुई, जबकि कराची की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया। अमन व अमान पर भी इजलास हुआ। 12 मई 2018 को कराची में एक जलसा आम से खिताब किया था इमरान खान ने। उसमें कराची को अजीम शहर बनाने के लिए उन्होंने 10 नुकात दिए थे। वो नुकात क्या थे, ज़रा आपको सुनवाते हैं। हम सबसे पहले कराची का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो बदलेंगे। दूसरा, स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे। यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। तीसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है। चौथा, यहाँ आपको रेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पुलिस से काम करवाएंगे, पुलिस को ठीक करेंगे हम। पांच इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, बिजनेस की पूरी मदद करेंगे। छठी, आपको सस्ती बिजली दिलवाएंगे। अब ये नौजवानों के लिए हर जगह हो सके हम ग्राउंडे बनाएंगे, मोहलियात, हम पूरी प्लानिंग से दरख्त उगाएंगे। कराची के लिए सर्कुलर रेलवे बड़ा जरूरी है। अगर कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में है। आखिर में हम अपने नौजवानों को पाकिस्तान में रोजगार दें। बड़ी बड़ी बातें इमरान खान साहब ने की। नुकात पर अमल दरामद करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। बहुत से ऐसे मसाइल का उन्होंने जिक्र किया जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियार है उन पर अमल दरामद करवाना। तो इन नुकात पर अमल दरामद करवाने में क्या मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, जबकि हुकूमत का इत्तेहादी बनने पर तहरीक इंसाफ ने MQM से मुआहदे की सूरत में भी बहुत से वादे कर रखे हैं। क्या इन पर भी अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, या फिर तहरीक इंसाफ के गले की ये जो मुआहदे हैं ये हड्डी बन जाएंगे। और अहम सवाल ये भी है कि कराची के अवाम ने इस बार इंतखाबात में MQM को रद्द करके इमरान खान के नाम पर PTI को वोट दिए। क्या इमरान खान कराची के अवाम के मसाइल हल करके कराची में अपनी जो सियासी पोजीशन है इसको मजीद मजबूत कर पाएंगे? ये सब एक तरफ, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने 100 रोज़ा एजेंडे पर अमल करते हुए नजर आ रही है। सिंध, पंजाब और मरी के गवर्नर हाउसेस को आम आवाम के लिए खोल दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का इंदिया दिया गया है। ये मामूली सी तब्दीली है, लेकिन ये किस कदर मुस्बत और खुशाइंद है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि नैब ने शरीफ खानदान की सज़ा मुअत्तली और हुक्म इम्तनाई की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वक्त में 2 दरखास्तें नहीं सुन सकती, या नैब को सज़ा मुअत्तली के खिलाफ जो फैसला आने में भी कुछ खदशा है, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कार्रवाई उसको चैलेंज किया है। इस पर भी कानूनी माहिरीन से हम राय लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ज़फ़र हिलाली साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और कराची स्टूडियो से ही हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने, और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब शाह खावर भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ इसलिए कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में मीडिया के भी नुमाइंदों से एक अहम मुलाकात की। आप भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। किन अहम इशूज़ पर मीडिया के नुमाइंदों से आज बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने? शाजिया, जब वो आए तो उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कराची बड़ा इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी है, पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल हब है, और मुझे बड़े उम्मीद हैं, और मैंने कहा भी था कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जिसको आपने पढ़ के सुनाया जो उनकी तकरीर थी मई में 2018 में। साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके प्रोग्राम्स ऐसे रहे हैं कि 300 बिलियन रुपया उन्होंने कराची में रिकवर किया है फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। वो जो इलीगल था उससे उन्होंने किया, उससे वो कुछ पानी का प्लान बना रहे हैं, और कहने लगे कि रेलवे का जो लैंड है उससे ज़्यादा रेलवे लैंड जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है उन्होंने कहा डेड लैंड। अच्छा। तो उस पर भी उन्होंने जिक्र किया।
साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, बेकार एक्सपेंडिचर जो शरीफ्स करते रहे, मिसाल के तौर पे 70 करोड़ उन्होंने लगाया पीएम हाउस मरी को फिक्स करने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह 5 साल में 30 करोड़ के एंटरटेनमेंट अपने आप को, एंटरटेनमेंट का मतलब खाना ही होगा और क्या एंटरटेनमेंट होगा, वो भी उन्होंने खर्चा। तो शाजिया फिर कहने लगे सबसे जरूरी वो, ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है, मगर जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने आज कहा है, उन्होंने ये कहा कि टेररिज्म कराची में खत्म हो गया है, मगर स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ गई है। और उन्होंने कहा कि ये वजह इसलिए है कि पॉवर्टी इतनी है इस मुल्क में कि ये बढ़ना था, और साथ साथ उन्होंने कहा कि पॉवर्टी में एक स्पेशल क्लास के लोग अब आ गए हैं, उनको कहते हैं अंडर क्लास, वो रहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन और चोरी और ऐसी चीजों करके वो रहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब इन लोगों को पैसे मैं कैसे दिलाऊं, इसलिए कि जो खर्चा है, डेट जो है, माने जो कर्ज है, इतने शरीफ्स ने इतना डेट ले लिया है, माने वो कहने लगे कि डेट कर्जा लेते हैं कि एक इंडस्ट्री को बनाने, पैसे हासिल करने के लिए, इन दी एंड कर्ज टू क्रिएट वेल्थ कर्ज लेते हैं, मगर शरीफ्स ने इस किस्म का डेट लिया कि उन्होंने वेल्थ क्रिएट, उनके डेट से वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं सकता, इसलिए अच्छा। पाकिस्तान का 60 साल। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब वो खत्म हुआ, फिर हमारा वक्त आया सवाल पूछने, तो मैंने एक पहला सवाल मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का आपने क्या किया, ये वो डिवोल्यूशन, मगर शायद बात असल ये है, अब ये मैं कहना चाहता हूं कि एक तो ये तीसरा मीटिंग था उनका या चौथा मीटिंग था एक दिन में, थका हुआ एक इंसान, थका हुआ, आखिर 65 साल का तो है कम से कम, वो थका हुआ, टायर्ड, ही इज बीन रश्ड ऑफ हिज फीट, एक एंगेजमेंट आफ्टर अनदर। भाई मैंने देखा हुआ ऐसे लोगों को, ये 2 साल 3 साल में बीबी तो इससे आधा उम्र की थी, वो भी खत्म हो गई। नो टाइम टू थिंक, नो टाइम टू रिफ्लेक्ट। ना वज़ीर आज़म बनना आसान है, ना वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाना आसान है, कोई इतना आसान काम नहीं है। मुझे ये बताएं कि सिंध पर स्पेसिफिकली वो एक बात करते रहे हैं, वो सिंध की करप्शन के हवाले से बात करते रहे हैं, वो हमेशा अपने जलसों में ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के बाद अब सिंध में जरदारी की बारी है। तो सिंध में करप्शन के हवाले से कोई स्पेसिफिकली उनका कोई विजन उन्होंने बताया, कुछ नजर आया कि इस करप्शन को लेकर, सिंध की करप्शन को लेकर वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, कि कितने सीरियस हैं इस पर? पहले बात तो यह है कि जरदारी का नाम आया ही नहीं है पूरे कॉन्वर्सेशन, जो आधा घंटा 40 मिनट चला उसका जरदारी साहब का तो नाम आया ही नहीं। पूछ लेना चाहिए था ये। सिंध खुद अगर ये कहते हैं लोकल गवर्नमेंट डिवॉल्व करें अथॉरिटी, तो खुद क्यों सब फैसला ले रहे हैं भाई? ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं हम जमहूरियत चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, मगर अथॉरिटी डिवॉल्व नहीं करते हैं। सही। अभी आपको मेयर आ गया, मेयर के पास बेख्तियार मेयर है, करो लोकल इलेक्शंस और उसको दो उसको पावर नहीं। अमान के हवाले से भी इजलास की सदारत की, इस पर भी बात हुई। शेख साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, से कराची का जो ऑपरेशन हुआ इसका क्रेडिट नून लीग ने लिया कि उनके दौर में अमन कायम हुआ, लेकिन हम आज भी ये बात वसूख से कह सकते हैं कि अगर रेंजर्स यहाँ पर ना हो तो कराची की, सिंध की जो पुलिस है यहाँ पर इस काबिल नहीं है कि वो कराची का जो अमन है उसको कायम रख सके, बहाल रख सके। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि केपीके की तर्ज की जो पुलिस इस्लाहात है वो हम यहाँ पर नाफिज करेंगे, तो क्या इसके लिए जाहिर है आप लोगों की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आप लोग ऐसे मसाइल के लिए उनका साथ देंगे, मुआवनत फराहम करेंगे उनको? सबसे पहले तो जी हम प्राइम मिनिस्टर को यहाँ वेलकम करते हैं सिंध में, वो आए आज इधर काफ़ी दिनों के बाद, और आज मीटिंग हुई, ब्रीफिंग जिसके बारे में लाली साहब ने भी बताया, वैसे भी हम मीडिया के ज़रिए भी और ज़रियों से भी हमें मालूम हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपका ये तासुर ख़त्म कर दूं कि यहाँ सिंध पुलिस ने कोई रोल अदा नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर में, और सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया।
सिंध गवर्नमेंट हम के ये नहीं बात ताउन कर के रहे, ये बगैर बात सिंध सुनिए, गवर्नमेंट की बात ये है, पार्टिसिपेट नहीं, आपने बात पहले ये बात है, मेरी बात रेंजर्स सुनिए, के आप बगैर। मेरी बात सुनिए आप प्लीज। जी, नहीं, अभी आपने जी। सवाल किया तो मेरा जवाब भी सुने आप। जी, जी। आपने पहले कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस नाअहल है, बिल्कुल गलत। इसको मैंने ऐसा नहीं तासर कहा। को सही करें। जितनी जितनी आप ये जितनी इस तरह की शहादतें अपनी सिंध मर्जी से पुलिस के इंटरप्रिटेशन अफसरों नहीं की कर हुई सकते हैं, ना मेरे सवाल की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिंध हुकूमत ना आपने है। आपने देखें सिंध पुलिस को कहा, तो मैं ये कहूँ जितनी शहादतें सिंध पुलिस की हुई हैं, जितना पार्टिसिपेट सिंध गवर्नमेंट ने किया, अगर सिंध गवर्नमेंट उस वक्त पार्टिसिपेट न करती और सिंध गवर्नमेंट इसको आगे लेके न चलती तो फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और उसमें सिंध गवर्नमेंट का भरपूर ताउन शामिल रहा। सिंध पुलिस ने भरपूर किरदार अदा किया, रेंजर्स ने अदा किया, आर्मी ने अदा किया, सब ने मिलकर इसको ठीक किया और अल्लाह की मेहरबानी से कराची में बहुत बेहतर हालात हुए, सिंध के बाकी शहरों में भी बेहतर हालात हुए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था। ये अभी जाके कुछ अरसे से यहाँ स्ट्रीट क्राइम कुछ बढ़ा है, जिसका तदारुक हो रहा है। सीएम ने पहली मीटिंग जो की वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। आईजी नए आए हैं, उनको टास्क दिया गया है, रेंजर्स के डीजी भी वहाँ थे, बाकी लोग भी थे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। अदरवाइज़ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दहशतगर्दी में बेहतरीन काम हुआ है और इसमें तमाम इदारों ने इंक्लूडिंग सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट की कॉपरेशन के बगैर नहीं हो सकता था। नंबर दूसरा जो आपने कहा कि यहाँ काम करने नहीं देंगे या देंगे, तो हम तो हर उस चीज़ में कॉपरेट करेंगे, हम उस चीज़ में वेलकम करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ अपनी हैं, हमारी अपनी, हम अपने और मैंडेट से जीत कर आए हैं। हमारा मैंडेट कुछ और है, लोगों ने दिया है, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे काम साथ मिलकर हो सकता है, डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट फुली कॉपरेट करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, असिस्ट करेगी कि वो चीज़ें बेहतर हों सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के केपी लोगों के की तर्ज तरक्की की के इस्लाहात लिए। लाना चाहते हैं, इस सिलसिले में आप उनके साथ कॉपरेट करेंगे? देखें, वो ज़रूर करना चाहते हैं तो उनकी गवर्नमेंट बात करे सिंध गवर्नमेंट से और बैठ के इस मसले का हल निकाले। हर मसला पॉलिटिक्स में बातचीत के जरिए हल होता है। उनको जो भी चीज़ करनी है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें फिर उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये 18 तरमीम के बाद लेजिस्लेटिव पार्ट 1 और 2 में जो डिपार्टमेंट्स, जो इदारे, जो मतलब चीज़ें एक दूसरे को दी गई हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को, CCI और फेडरल कैबिनेट को, उसके तहत ज़रूर अगर वो बात करेंगे और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए होगा, इदारों की बेहतरी के लिए होगा, तो क्यों नहीं कॉपरेट करेंगे? ज़रूर करेंगे और जो बेहतर चीज़ें होंगी हम अडॉप्ट करेंगे। लेकिन हम अपने डोमेन को किसी और को मतलब वहाँ उस पर कब्जा करने नहीं देंगे। जो हमारा डोमेन है हम खुद काम करेंगे। और ये जो तासुर आपने कहा करप्शन के हवाले से डेफिनेटली इदारे काम कर रहे हैं और कोर्टों में मसले मसाइल हैं। लेट अस सी क्या होता है कोर्टों में, उसके बाद जो भी होगा उस पर हम कमेंट कर सकेंगे। सही जनरल साहब, सवाल मेरा ये था कि के बगैर क्या आज कराची की पुलिस इस काबिल है कि अगर आज रेंजर्स को वहाँ से हटा दिया जाए, जैसा कि अभी मैंने शॉर्ट में भी सुनवाया, वज़ीर आज़म इमरान खान 18 मई को जो वहाँ पर जलसा किया कराची में, उन्होंने कहा था रेंजर्स को ख़त्म कर देंगे। तो क्या अभी पुलिस इस काबिल है कि रेंजर्स के बगैर कराची का अमन संभाल सके? सवाल मेरा ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पुलिस ने और रेंजर्स ने मिलकर काम किया। इनका ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिज्म के लिए पुलिस का महकमा था या जो भी इन्होंने बनाया हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। लेकिन असल मसला ये है कि कराची की आबादी जिस तरह बढ़ी है, इन्होंने पुलिस को उस तरह एक्सपेंड नहीं किया, पुलिस में एक्सपेंशन उस तरह नहीं हुई। लिहाजा ये रेंजर्स के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। पुलिस जो है वो बहुत थिन होगी ज़मीन पे। अगर वो करना भी चाहे, उसकी कैपेसिटी भी बन जाए, तब भी वो इस काबिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी तादाद कम है। दूसरा जो इशू है वहाँ पे वो ये है कि जब कराची में नई भर्तियाँ की गई हैं पुलिस में, ये पिछले कई सालों में होती रही हैं, 30,000 के करीब पिछले 8-10 साल में वहाँ पे तादाद बढ़ाई गई पुलिस के अंदर। वो जो 30,000 बढ़ाया गया है वो टोटली पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे लोगों को भर्ती किया गया। अब ये चीज़ है कि इसको डीपोलिटिसाइज करने का कोई तरीकाकार नहीं, क्योंकि जो लोग मेरिट की बजाय पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भर्ती हुए हैं वो प्रोटेक्शन मांगेंगे उन्हीं लोगों से जिन्होंने उनको भर्ती किया है, उनको हिलाया नहीं जा सकेगा। और गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे चूँकि वही गवर्नमेंट है जिन्होंने ये भर्ती किए थे लोग, तो वो मेरा ख्याल है उनका ज़िम्मा लेगी। लिहाजा ये जो आपकी कोशिश होगी कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर लिया जाए, वो भी मेरा ख्याल है शायद कामयाब ना हो सके, प्रैक्टिकली भी शायद ये मुमकिन ना हो। दूसरी तरफ यह है कि चूँकि वहाँ पे PTI की अपनी हुकूमत नहीं है, तो वो विल भी नहीं होगी वहाँ पे लोगों की कि वो उस तरह की कॉपरेशन दें जो उनके ऊपर एक वाज़ेह तौर पे पाबंदी नज़र आए कि उन्होंने वाकई ये करना है। और फिर मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की शायद अपनी तरजीहात में भी ये चीज़ शामिल नहीं है,
तो इस लिहाज से ये मुझे तो ये चीज़ आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। और अगर सिंध रेंजर्स वहाँ से अगर चले जाते हैं तो कराची में मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन दोबारा होगा। और जिन चीज़ों का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया, मतलब कि सेहत, तालीम, ये तो 18वीं तरमीम के बाद तो ये तो सूबों का इख्तियार है, तो विफाक इसमें किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है? देखिए, सूबे ये काम करेंगे जिस हद तक वो कर सके, लेकिन उनके लिए मिसाल कायम की जा सकती है। ये फेडरल गवर्नमेंट भी वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ वगैरह बना सकती है और कवानीन पास किए जा सकते हैं जिससे कि प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेजेस को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो बहुत ज़्यादा फीसें न लें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी मॉनिटर की जा सके। ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट लॉ के ज़रिए कर सकती है। चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है और ये प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों से फ़ी वगैरह के बारे में उनकी पूछगिछ की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ काम तो लाजमन फेडरल गवर्नमेंट कर सकेगी और फेडरल गवर्नमेंट को देख के फिर प्रोविंसेस से लोग डिमांड करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ करना होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट बता दे कि जी ये कुछ हम कर सकते थे, कर दिया, अब लोग अपनी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पकड़ें, तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर प्रेशर आएगा और कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। शेख साहब, ओवरऑल अगर हम आपसे पूछें, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज ये पहला दौरा था, सिंध हुकूमत को विफाक से उम्मीदें क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं विफाक से? मैं जी सबसे पहले तो आपको जो ब्यूरोक्रेसी के तबादलों की बात हुई, अहम बात है, मैं आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दूं और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी बता दूं आपको। सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी पोस्टिंग ट्रांसफर पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन एक पॉलिसी है, एक कानून है जो कि ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं, उसके तहत वफाकी हुकूमत का ये काम है कि अगर पोस्टिंग ट्रांसफ़र बड़े पैमाने पे करनी है तो वो सूबाई हुकूमतों से मशावरत करेंगी। जी, यही बात क्योंकि मशावरत के बाद वो कर लें, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ऐसी अहम काम कर रहे होते हैं, सेक्रेटरीज प्रोजेक्ट्स पे लगे होते हैं, कुछ ऐसे अफसरान होते हैं जो कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, उनको अचानक ही वहाँ से हटा देंगे तो फिर वो काम मुतासिर होगा, प्रोजेक्ट मुतासिर होंगे, चीज़ें मुतासिर होंगी। और दूसरा ये प्रेरोगेटिव है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि उनसे पूछ तो लिया जाए, उनसे मशवरा तो कर लिया जाए, फिर बेशक ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर लें। ये तो रूटीन है, अफसरों का काम है, कभी किस सूबे में, कभी किस में, कभी मरकज़ में। तो इस पर हमने यही कहा है और आज वज़ीर आला साहब ने भी उनको यही कहा कि हमसे मशावरत कर ली होती तो हम मतलब आपको बताते कि जी इन दो को छोड़ दें, इनको बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल ये कर दें। मतलब उसमें मतलब उन्होंने ज़रूर अपने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मूव करने की बात की जा रही थी। जी हाँ, वो भी उनके साथ हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ज़रूर मतलब उनके साथ काम करें। नई ट्रांजिशन है, गवर्नमेंट नई अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी होनी है बहुत चीज़ों के, बेशक बात बाद में कर लें, लेकिन अभी मतलब मशावरत ज़रूर करनी थी। ये कानून भी यही कहता है और रूल्स भी यही कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के। दूसरा आपने कहा कि हमारी क्या तवक्कुआत हैं, हमारी बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं, अच्छी तवक्कुआत हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। हम समझते हैं कि क्योंकि पिछले दौर में हमारे साथ सिंध के साथ बहुत ज़्यादती हुई, मरकज़ी हुकूमत ने बिल्कुल भी सिंध की तरफ तवज्जो नहीं दी, ना हमारे पैसे दिए गए, ना जो हमारे हक था हमारा बनता था, ना हमारे जो ऑयल एंड गैस के मसले थे, गैस का 67-68% सिंध से निकलता है और मॉरिटोरियम था और सिंध में किसी को हम गैस कनेक्शन नहीं दे सकते थे। इस तरह बिजली के मसाइल थे, वाटर एंड पावर के इशूज़ थे, पानी का मसला था। तो मतलब ये सब चीज़ें थी, सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज, सिंध सूबे को नज़रअंदाज किया गया, सिंध के लोगों को नज़रअंदाज किया गया। तो हमें मतलब इवन 58 बिलियन जो है हमारे रहते हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो मतलब वफाक ने देने हैं, जो हमारे टैक्सेस जमा करती है उनको फ़ौरन देने चाहिए, लेकिन वो अभी तक रुके हुए हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये कि अब हमें उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब से, कंसर्न्स रखे गए आज प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, ये जो आप कंसर्न्स बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखे गए। तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म साहब को बताई गई तफसील से। उनसे जब उनकी मुलाकात हुई थी उनमें उनको कहा गया कि ये ज़ातियाँ हमारे सिंध के साथ हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में हमारा शेयर कम है, वहाँ हमारे लोग नहीं, मतलब पोस्टिंग ट्रांसफ़र सेक्रेटरीज़ का, और बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस तरह ऑयल एंड गैस का इशू है, वो CCI का इशू है, वो लेकिन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ECC वाले करते हैं फैसले, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं सूबों का। मतलब ये आइन की तहत मैं बात कर रहा हूँ, ये लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये फैसले CCI में होने हैं वो वफाकी काबीना करती है।
तो ये तमाम सही। चीज़ें हमने पहले भी लिखी हुई थी और आज भी उनको बताया गया, और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि वो जो उनका अपनी बातचीत वो करते रहे हैं अपने पुराने जलसों में, तकरीरों में, इंटरव्यूज़ में, तो हमें उम्मीद है कि सिंध को अपना हक देंगे और चीज़ें जहाँ जहाँ सिंध की आवाज़ नहीं है वहाँ सिंध की वहाँ पार्टिसिपेशन होगी, सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो और मतलब जो जो इशूज़ उनको बताए गए और बताते रहेंगे हम उनको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, हम जाएंगे उनके पास, बार बार जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमारे मसले वो हल करें और हमें सही। मतलब सिंध को अपना ड्यू शेयर जो उनका बनता है वो दें। सही। जनरल साहब, आपसे मेरा एक सवाल, दो बड़े अहम वाक़यात जो माजी में हुए, सानिया बल्दिया टाउन और 12 मई का वाक़या, इनकी तहकीकात, ऊपर से इत्तेहाद MQM के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, क्या ये इत्तेहाद तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इमरान खान की सोच ये है कि जहाँ करप्शन है, जहाँ कहीं कोई कानून को वायलेट किया गया है या कोई जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, तो वो अगर उनकी अपनी पार्टी में भी लोग हैं तो उन्होंने उनको प्रोटेक्शन ना देने का इंदिया दिया और कहा कि जी उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि जो उनके पार्टनर्स हैं और जो कोलिशन में साथ शामिल हैं उन लोगों को भी इस तरह साथ निभाना होगा, वरना ये कोलिशन चलेगी नहीं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि, और वैसे भी जहाँ इतनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ, ये तो बड़ा जुल्म है कि पिछले 8-9 सालों में इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया गया। और जहाँ 14 लोग लाहौर में मॉडल टाउन में मारे गए, इधर इतने 300 से ज़्यादा लोग मारे गए बल्दिया टाउन के वाक़े में, ये इंसान थे, इन बेचारों का कोई हक़ है हमारे ऊपर कि उनको कोई कंपनसेशन मिले, उनको इंसाफ मिले उनके लवाकिन को। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान इस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ख़ुद भी नुकसान में रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा शगुन नहीं होगा, इनको मसले रहेंगे। ये बेहतर यही होगा कि इन चीज़ों को स्केयरली हैंडल किया जाए और उसमें कोई भी लोग आते हैं, आपके कोलिशन पार्टनर हैं या आपके अपने लोग हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पे इमरान खान साहब को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए इनको चाहिए था कि सबसे पहले अदारे दुरुस्त करते, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, आपकी SCCP है, आपका FIA है, आपकी IB है, आपकी FBR है, NAB है। ये अदारे अंदर से इतने खोखले कर दिए गए हैं पिछले 9-10 सालों में कि इनसे इंडिपेंडेंटली काम करवाना जो है बड़ा मुश्किल है। आप कितनी चीज़ों को मॉनिटर खुद करेंगे, किस किस चीज़ के पीछे आप खुद भागेंगे। अगर अदारों को आज दुरुस्त कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो ब्यूरोक्रेसी की अपनी ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, उनकी प्लेसिंग और उसके साथ साथ करप्शन के केसेस, और ये अदारे खुद ब खुद उनके पीछे लगेंगे। ये मुश्किल है कि अभी तक इन अदारों के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ब्यूरोक्रेट साहब ने यूज़ किए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो वही पुराने हैं जिनको पुरानी हुकूमत इस्तेमाल करती रही, लिहाजा उनकी सोच शायद उनके साथ हो, वाबस्तगी उनके साथ हो। ये वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था और इसके लिए बड़ा होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करके फिर इस पर कदम उठाएं, ना कि बाद में ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठे करके तो उनसे एक माफ़ीनामा उनको जमा कराया जाए या आप माजरत खा और ना तरीके से एड्रेस करें, वो अच्छा नहीं है। सही। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ब्रेक ले लूँ। जी, मेरे ख्याल में कि पहले चीज़ ये कहूँगा कि जनरल साहब ने जो कहा है एब्सोल्युटली करेक्ट, मगर अफसोस से देखिए, एक तरफ से मैं समझता हूँ, आई पर्सनली बिलीव कि इमरान खान से बेहतर आदमी ऐसे वक्त पे हमें मिल नहीं सकता। और हमारे दोस्त जो हैं इम्तियाज़ शेख साहब जो इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है। ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन के मतलब एक आदमी जो फेयर है। वो खुद कहता है कि बगैर फेयरनेस तो मज़ा नहीं आता है स्पोर्ट्स में। तो खुद उसने कहा कि मैंने न्यूट्रल अंपायर के लिए मैंने अपना आवाज़ उठाया। बिल्कुल सही है, ही इज़ अ फेयर मैन और ईमानदार है और सब चीज़। मगर देखिए, ये काफ़ी नहीं है। जैसे जनरल साहब ने कहा, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कहने की बात यह है, मेरे ख्याल में इन्होंने ये नहीं किया। इनके पास, आई एम सॉरी टू से, इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। के बाद खुशामदीद शाह खावर साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो है
शरीफ खानदान की और जमानत की, ये एक साथ सुन रहे हैं। अब नैब ने इस कार्रवाई को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि एक वक्त में एक केस की 2 दरखास्तें नहीं सुनी जा सकती। तो मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, कानून इस बारे में क्या कहता है? जी शाजिया, ये एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है। जब मैंने अभी पिटीशन पढ़ी है जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायर की है, उसके जो बुनियादी जो नकात हैं वो ये हैं कि आपको याद होगा कि 20/8/2018 को जो डिवीज़न बेंच है जो अपीलों की समाअत कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने उस वक्त वो सुन रहे थे सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें, ये नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की। तो उस पर उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि हम जो चूँकि इसमें जो मेन अपीलें हैं इन मुल्ज़मान की, उनको हम फिक्स कर देते हैं 10/9/2018 के लिए, और उसमें हम उनकी मेन अपील सुनेंगे। तो इसमें शाजिया एक जो उसूल है सज़ा में मुअत्तली की और अपील के डिसाइड होने की, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट कानून इस पे लागू होते हैं। तो उसका जो माखज़ है सज़ा की मुअत्तली का, वो उस सूरत में होता है कि जब मेन अपीलें जो हैं उनके नियर फ्यूचर में सुने जाने का इम्कान कम हो, तो फिर दरख्वास्त दी जाती है कि इतना सा इंतज़ार करने के मतलब कि उसको बजाय इसके कि उसका इंतज़ार किया जाए, हमें इन बुनियादों पे हमारी सज़ा मुअत्तल की जाए। लेकिन जब चूँकि 20/8 को एक फ़ैसला कर लिया जनाब मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट ने कि ये हम 10/9 को जो है इसकी समाअत करेंगे, तो 10/9 को एक पिटीशन आ जाती है मुल्ज़मान के वकीलों की तरफ से। उन्होंने पे गुजारिशें करते हैं कि आप हमारी जो मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत कर दें और अपीलों को मुअख्खर कर दें, जिसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ डिवीज़न बेंच ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया और उन्होंने जो अपीलें हैं उनको मुअख्खर करके और जो उनकी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं वो फिक्स कर दी अगले दिन के लिए। तो उस पर जो नैब ने एतराज़ात अपने उठाए हैं, वो उनका मेन चीज़ ये है कि एक तो उस एप्लीकेशन का उनको नोटिस नहीं दिया गया और उनको सुना नहीं गया और उनको सुने बगैर ये ऑर्डर पास कर दिया गया। और दूसरा उन्होंने जो नुक्ता उठाया है, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत थी और ज़ाब्ता फौजदारी अप्लाई नहीं होता रिट पिटिशंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शंस में। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, क्योंकि जब अपीलें समाअत के लिए लग जाएं तो फिर उस सूरत में जो सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाती हैं और उस पर अपीलों पर समाअत होती है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, हमने ये रिमार्क्स भी सुने कि इसमें सबूत देना जो है वो नैब का काम है, नैब सब कुछ साबित करे। लेकिन मेरी जब कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन जो है इस्तगासा ये तब सबूत देता है जिस पर जो इल्ज़ाम लगा हो वो उसको मान जाए। जैसा कि शरीफ खानदान ने कह दिया कि जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। अगर वो नहीं मानते तो बारे सबूत आना था प्रोसिक्यूशन पे, नैब पे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सबूत देना नैब का काम है? देखिए शाजी, एक तो ये है कि जो हाई कोर्ट के जिस ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रही हैं वो ऐसी कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशंस नहीं होती। वो समाअत के दौरान ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बारे सबूत का ताल्लुक है, वो जहाँ पे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस हो, अपने जायज़, अपने जो आपके आमदन के ज़राए हैं उनसे ज़्यादा आप असासाजात रखते हो, तो उस पर बारे सबूत जो है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर, उसमें मुल्ज़िम के ऊपर आ जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एक नैब को या प्रोसिक्यूशन को एक प्रिजम्पशन ज़रूर फॉर्म करनी होती है कि ये प्रॉपर्टी है, इसकी इतनी मालियत है और ये जो है ये जो लेकिन अगर मुल्ज़िम मान जाए कि ये हमारे हैं तो फिर तो सबूत देना प्रोसिक्यूशन का काम नहीं रह जाता ना। इस सूरत में
जी, इस सूरत में ये एक प्लस पॉइंट है प्रोसिक्यूशन के लिए, और इसी वजह से मुअज़्ज़ज़ जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको इस जराइम में सज़ाएं भी दी। उसकी वजह ये थी कि वो प्रिजम्पशन जो ड्रॉ करनी थी, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज जो सब्जेक्ट मैटर है इन केस का, उसकी ओनरशिप को उन्होंने डिनाई नहीं किया हुआ, और उस पर उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, न सिर्फ JIT में, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने जो कौमी असम्बली में और कौम से खिताब में जब उन्होंने कहा कि ये हमारी ख़ानदानी असासा जात हैं जिसके हम जो है मनी ट्रेल और उसके सबूत हम पेश करेंगे, जब वो उसको पेश करने में नाकाम हुए, और इसी वजह से उनको सेक्शन 9A5 के तहत एसेट्स बियॉन्ड मीन रखने को, जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सके, उसके ऊपर उनको सज़ा हुई है। और यही चीज़ जो है ये हाई कोर्ट जब उसकी अपील की समाअत करेगी तो वो दोनों तरफ की बहस को सुनने के बाद, चूँकि ये जो अपील होती है ये ओपनिंग ऑफ केस होता है, इसमें सारा केस खुल के सामने आता है, और उसमें दोनों फरीकैन को इजाज़त होती है कि वो अपने अपने मौक़िफ़ उस पर पेश करें। सही। अच्छा, नैब ज़राए तो ये भी कहते हैं कि अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो हम इसके खिलाफ जो है ना फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अच्छा जनरल साहब, मैंने किसी से पूछा कि जो नैब का जो प्ली बार्गेन का कानून है, जिसे कहा जाता है करप्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना वो इस कानून को लागू किया गया, तो ये शरीफ ख़ानदान प्ली बार्गेन का कानून आखिर क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेता? तो जवाब मिला कि उन्हें डर है कि अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में भी कहीं उन्हें सज़ा ना हो जाए, तो ज़रा वो फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर सज़ा हो जाए तो इकट्ठा फिर जो है ना वो प्ली बार्गेन करके तो अपने इस मसले से ना वो जान छुड़वा लें। वो प्ली बार्गेन करना चाहते हैं। देखिए, इस केस में प्ली बार्गेन करनी नहीं चाहिए। वैसे तो प्ली बार्गेन का जो कानून है वो शामिल इसी वजह से किया गया था कि रियासत को किसी को जेल में डाल के तो शायद उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि उसको अपने रिसोर्सेज जो ज़ाया हुए हैं या चोरी हो गए हैं पैसा वापस लेके होता है। लिहाजा बेसिक तो ये था, लेकिन इस कानून को बड़ा मिसयूज़ किया गया है। वो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने जब वो तय किया है उसका मामला, तो उससे प्ली बार्गेन में तय किए हैं, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स की बात की है कि जी हम अपफ्रंट इतना देते हैं, बाकी इतना देंगे, और वो अपफ्रंट दे के एक इंस्टॉलमेंट के बाद दोबारा कई दफ़ा वो लोग सामने नहीं आए और पैसा रिकवर नहीं हो सका। तो प्ली बार्गेन जो है मिसयूज़ उसका ज़्यादा है। अब यहाँ भी अगर मियाँ साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कहें जी अच्छा ठीक है ये पैसा हम दे देते हैं, बाकी बेच के दे देंगे, तो फिर उसकी क्या ज़मानत है कि वो बाहर चले जाते हैं, वाकई पैसा वापस आता है या नहीं आता। तो ये इश्यूज़ में मेरा ख्याल पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसको रियासत की जायदाद समझ के, रियासत का सरमाया समझ के रियासत को पूरे पे क्लेम भी रखना चाहिए और इंडिविजुअल्स को सज़ा भी देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है ये इसमें जो प्ली लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सजा से उनके जेल जाने से तो कुछ नहीं मिल रहा ना, जो पैसा लूटा वो किसी मुल्क के काम तो नहीं आ रहा ना, उसको वापस लाना है, आप पैसा वापस लेके आए। नहीं, मेरा मतलब है कि पैसा जितना भी बाहर है उसको लाने के लिए सरकारी ज़राए जो रस्ते, जब आप एक आदमी को सज़ा दे दें, कन्विक्ट कर देंगे कि ये वाकई इसने नाजायज़ किया था, तो फिर ये इंटरनेशनल कवानीन के तहत आपको वापस लाने के लिए फैसिलिटेट किया जा सकता है। आप बाहर लाने की कोशिश तो करें उसको वापस लाने की। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक प्ली जो ख्वाजा हारिस ले रहे हैं, उनके वकील ले रहे हैं, वहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये यहाँ पे कहीं भी मियाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं आ रहा इस केस में कि उनके ऊपर कहीं प्रॉपर्टी उनकी थी, ये उनके बच्चों की है, वो जाने और दादा जाने। तो बच्चों को बुला के उनसे क्यों नहीं एविडेंस वगैरह करवा देते ताकि वालिद साहब की खलासी हो जाए? वो बच्चे बाहर बैठे हैं, वो इंतजार होने ना अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का भी फैसला आ जाए, फिर इकट्ठी प्ली बार्गेन कर ली जाए। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि लंदन फ्लैट्स को सरकारी तहवील में लेने के लिए क्या ये बरतानिया के साथ कैसे डील करना पड़ेगा? क्या पहले वहाँ पे भी उनकी हुकूमत में भी अदालत में केस करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पाकिस्तानी हुकूमत को कि वाकई ये करप्शन के पैसे से यहाँ पर फ्लैट बनाए गए, तो फिर वो कब्जे में आ सकते हैं? तो वो तो फिर एक और प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, एक और केस बनेगा। देखिए शाजिया, इसमें जो हमारा कानून है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, उसमें बाकायदा एक चैप्टर है इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, और उसके अंदर कुछ मामलात जो हैं वो नैब ने दूसरे मुल्कों के साथ जो हैं वो कुछ तय भी किए हुए हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल कवानीन भी मौजूद हैं, और हमारा ख़ुद लॉ जो है वो फॉरेन जजमेंट्स को ऑनर करता है, और नॉर्मली जो दूसरी हमारे ममालिक हैं उनके कवानीन भी जो जजमेंट्स, कोर्ट्स की जजमेंट्स होती हैं उनको ऑनर करती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये केस फाइनलिटी अटेन कर जाता है, उसमें फिर जब ये सिफारती सतह
पर के ऊपर भी, और इस पे हिलाली साहब बेहतर जानते होंगे कि इस पे 2003 या 4 में एक कन्वेंशन हुआ था एंटी करप्शन का, जिसमें तमाम जो यूएन के ममालिक हैं मेंबर, उन्होंने उस पे साइन किए हैं कि किसी भी मुल्क में अगर ये साबित हो जाए कि दूसरे मुल्क की जो है किसी शख्स ने डिसऑनेस्ट मीन से कोई जायदाद बनाई है, अगर वो साबित हो जाए तो वो होस्ट कंट्री जो है वो उसको वापस करने का पाबंद है। लेकिन एस्टेब्लिश तो ये हो गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ ने, एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एक सजा दी है, तो वो उसकी तो सैंक्टिटी अपनी जगह पे है। लेकिन वो ये प्ली ले सकते हैं कि चूंकि अभी ये हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, लेकिन एक दफ़ा अगर ये जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर जाए तो ये तमाम जायदादें जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बहक सरकार जो है वो जब्त की हैं, वो बिल्कुल एक ड्यू प्रोसेस के तहत दूसरे मुल्क ममालिक के साथ जो है वो मामला तय करके उनको वापस लाया जा सकता है। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। सही। जनरल साहब, एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह गया। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि हम इस पर भी बात करेंगे कि जो गवर्नर हाउसेस को बदला जा रहा है म्यूज़ियम में और आवाम के लिए खोला जा रहा है सैर व तफरीह के लिए। सिंध के भी गवर्नर हाउस को खोला गया, मरी का भी, और आज लाहौर का भी खोल दिया गया आवाम के लिए। ये कितना मुस्बत और अच्छा इकदाम है। देखने में तो बड़ा मामूली सा है, लेकिन कितना बड़ा चेंज है ये। देखिए, चेंज के लिहाज से तो आप देखें तो है वो जगह जहाँ पे कोई पर नहीं मार सकता, वहाँ पे आम आदमी अब आपको आता जाता नज़र आता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इनका क्या इससे बेहतर कोई मसरफ़ हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जहाँ हमें पैसे की ज़रूरत है, जहाँ हमें जो कीमती ज़मीनें हैं वो बहुत बड़े कितना ज़मीन जो हैं वो ज़ाया पड़े हुए हैं, उनको रिट्रीव करने की ज़रूरत है ताकि उनको किसी और अच्छे मसरफ़ में लाया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इनको उस नुक्ता निगाह से भी देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक आदमी नहीं, इस पे एक पूरी कमेटी बिठाई जाए जो कि तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि सारे सूबे इसमें इफेक्टेड होंगे, और तजावीज़ मुरतब की जाएँ कि इनका बेहतरीन मसरफ़ हो क्या सकता है। तो फिर उसकी रोशनी में इन पे एक्शन किया जाए। जैसे अभी इन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया पीटीआई ने कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन वो एरिया रेड एरिया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती, वहाँ कुछ भी नहीं बन सकेगा इस तरह। उसकी वजह के साथ सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने ज़राए आपने रखे होते हैं, तो वह पब्लिक कहाँ जाएगी। तो हिलाली साहब की लास्ट कमेंट करनी चाहिए, इन पे होमवर्क होना चाहिए। हिलाली साहब, इमरान खान ने आज बड़ी अच्छी बात कही। आज उसने कहा कि भाई देखो, अगर हम कहते रहते हैं कि सादगी होनी चाहिए तो शुरू तो मेरे से होना चाहिए। तो अगर मैंने शुरू करना है सादगी, तो फिर ये हाउस वाउस सब बंद करें। मगर मैं समझता हूँ ये गलत फैसला है। एक्चुअली बात असल ये है शाजिया, कौन ये मैं आज गया था, तीसरे दफे मैं गया हूँ इस गवर्नर्स हाउस पे, क्या है उधर जाने के लिए? अगर कोई जाना चाहता है, मैं कहूंगा कि खुद अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना बैड टेस्ट है, इतने चीजें खत्म हो गए हैं, क्रैक हो रहे हैं, गंदे हैं, फटे हुए हैं, कि आपका टाइम क्यों आराम करें। मैं तो उनको एडवाइस दूंगा मत जाएं। अच्छा, कुछ नहीं है देखने का। आपने तो डिसअपॉइंट कर दिया हिलाली साहब लोगों को। लोग तो बड़ा एक्साइटेड, जमीन बड़ी कीमती है, वो जमीन बहुत ही कीमती है। एक्साइटमेंट तो होती है ना, फिर वो एस्टेट एजेंट चले जाए, हम लोग क्या करेंगे उधर। सही, बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर वो इन्होंने कुछ ना किया तो खाई जाएगी, लैंड माफिया खा जाएगा वो जमीन, अगर कुछ ना किया तो। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। शाखावर हमारे साथ थे, ज़फ़र हिलाली साहब प्रोग्राम के वक्त। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।